ज्यूरिस्प्रूडेंस के इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये ऐसे हैं कि विधि शास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं, इन शाखाओं की प्रमुख विशेषताएं, उनकी आलोचनाओं के बारे में देखेंगे। तो देखिए, भिन्न भिन्न विधि शास्त्री जो हैं उन्होंने विधि शास्त्र को भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है। विधि के उद्भव, उसके कार्य और लक्ष्य के विषय में विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु इन विधि शास्त्रियों के विचार की जो सामग्री में कोई भिन्नता नहीं है। सबकी विचार सामग्री जो है वो लगभग वही है। विचारों की भिन्नता का कारण वास्तव में अगर जानने का प्रयास हम करें तो उनके जो दृष्टिकोण है उनमें भिन्नता है, अध्ययन की जो पद्धति है उसमें भिन्नता है और किसी विशेष वस्तु पर अपेक्षाकृत अधिक जोर डालने के कारण इनमें भिन्नताएं आई हैं। विधि शास्त्र के विषय में जो ये भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनको मुख्य रूप से हम इन शाखाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हैं उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, एनालिटिकल स्कूल के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में, तीसरा नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में और चौथा सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में, मार्क्सिस्ट स्कूल और रियलिस्टिक स्कूल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें एनालिटिकल स्कूल, जिसे हम विश्लेषणात्मक विचारधारा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सामान्य ने विश्लेषणात्मक विचारधारा को या विधि शास्त्र जो है को एक क्रमिक विधि शास्त्र के रूप में परिभाषित किया था। यह विधि उस रूप का वर्णन करती है जो वास्तविक रूप में मौजूद है, उपस्थित है। यह विधि की विषय सामग्री और विधि में मूल नियमों का विश्लेषण करती है। किसकी किसकी? विषय सामग्री एवं विधि में मूल नियमों का विश्लेषण करती है और इस प्रकार विधि शास्त्र के मूल सिद्धांतों की खोज करती है और उनके मध्य संबंध का अध्ययन करती है। विश्लेषणात्मक विचारधारा विधि शास्त्र विधि की उत्पत्ति या इतिहास या नैतिक महत्व या फिर वैधानिकता का वर्णन किए बिना ही विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। अब देखिए कि अगर हम किसी भी विचारधारा की बात करें तो विधि की उत्पत्ति के जो कारक हैं उनमें अगर आप ये समझ सकते हैं कि ये किस कारक के रूप में विधि की उत्पत्ति को मानता है, तो आप ये स्पष्ट वर्गीकरण कर पाएंगे कि ये कौन सी विचारधारा से संबंधित है। तो विश्लेषणात्मक विचारधारा में विधायन जो है, लेजिस्लेशन पर बहुत अधिक जोर दिया गया है और इसके अनुसार यह माना जाता है कि विधि जो है मानव द्वारा निर्मित आदेश हैं और यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो ये है कि ये विधि और जो नैतिकता है इनके बारे में ये कहते हैं कि ये जो मतलब लॉ एंड मोरालिटी जो है वो एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। यहाँ पे जैसे आप देखें कि डिवाइन लॉ है, दैवी विधि या नेचुरल लॉ जैसी किसी भी वस्तु या शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है और ये माना जाता है कि ये सभी चीजें इन सब से दूर रहती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एनालिटिकल स्कूल में हम जो यहाँ पे इस शाखा जो है, ये एनालिटिकल स्कूल जो शाखा है उसमें जो विधायन है, लेजिस्लेशन जो है, इस पर ही अधिक जोर दिया जाता है। अब देखें, आलोचना अगर हम इस विश्लेषणात्मक विचारधारा की करें तो देखिए कि जेरेमी बेंथम जो हैं वो विश्लेषणात्मक शाखा की नींव जो है इन्होंने इंग्लैंड में डाली थी और इसको आगे बढ़ाया था। ऑस्टिन के अनुसार क्या है, विश्लेषणात्मक विधि की प्रबलता या फिर सफलता ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं होती है, बल्कि किस पर आधारित होती है? जो संप्रभु है, सॉवरीन है, के शासन पर आधारित है और इस शाखा में विधि की ऐतिहासिक प्रगति का अध्ययन नहीं किया जाता है कि इस शाखा में कि विधि का क्या ऐतिहासिक किस रूप से इतिहास में इसकी प्रगति हुई है, इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। और जैसे हम देखें कि इस विश्लेषणात्मक विचारधारा के अगर समर्थकों की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं मार्कबी है, एमॉस है, हॉलैंड है, सामंड है। ये सभी विधि शास्त्री जो हैं वो प्रमुख रूप से इसके समर्थक माने जाते हैं। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र
राज्य के प्रति अपने संबंध को ही विधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझता है। तो इस प्रकार हमने देखा एनालिटिकल स्कूल के बारे में। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में, जिसे ऐतिहासिक विचारधारा के नाम से हम जानते हैं। देखिए, ऐतिहासिक विचारधारा या विधि शास्त्र, ये जो शाखा है, जिसे हम कभी कभी क्या कहते हैं, सामान्य विधि शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आप नोट करिएगा। और इसके अंतर्गत क्या है, विधि को समय की देन माना जाता है। यहां पे ये नहीं समझा जाता है कि विधि का निर्माण हुआ है, ये इसके बारे में ये समझा जाता है कि ये समय की देन है। और इसके अंतर्गत विधि की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत जो है, स्रोत जब हम देखेंगे इस शाखा के अंतर्गत, तो जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, कस्टम्स, यूजेस जो हैं, उनको माना जाता है। मानव समुदाय में विधि का अस्तित्व आधारगत नियमों के रूप में विद्यमान रहता है। अतः विधि निर्मित नहीं की जाती है, बल्कि वो जो विधियां हैं इस शाखा के अनुसार, वो जन समुदाय में पहले से ही निहित या विद्यमान होती हैं। विधि का स्वरूप जो है वो कभी भी यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक जो है वो नहीं होता है, और न ही यह सभी स्थानों पर समान रूप से लागू की जा सकती हैं। विधि जो है वो देश विशेष के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार, वहां के लोगों की भावनाओं, वहां के लोगों की धारणाओं के अनुकूल जो है वो बदलती रहती है। तो इसी संदर्भ में ऐतिहासिक विचारधारा जो है, उसके जो प्रमुख विचारक हैं सेविनी जो है, उन्होंने लोक चेतना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेकिन इस सिद्धांत से जो सर हेनरी मैन है वो सहमत नहीं थे। इन सब के बारे में हम जब डिटेल में चर्चा करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल, तो अभी ये इंट्रोडक्शन जैसा है, तो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे कि इनकी जो थ्योरीज थी वो क्या थी, इनका क्या क्रिटिसिज्म था, कौन उनके सपोर्ट में था, कौन ज्यूरिस्ट जो है उनके अपोज में था। इन सब चीजों को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ऐतिहासिक विचारधारा प्रथाओं को विधि का मुख्य स्रोत मानती है, न कि लेजिस्लेशन को। तो यहाँ पे जो मुख्य स्रोत है वो प्रथाएं एवं रीति रिवाज हैं हिस्टोरिकल स्कूल के लिए। और जैसा कि हमने पहले देखा कि एनालिटिकल स्कूल के लिए जो मुख्य स्रोत है वो क्या मानी जाती है, लेजिस्लेशन मानी जाती है। अब यहाँ पे हम हिस्टोरिकल स्कूल का क्रिटिसिज्म देखते हैं, आलोचना जो है वो देखने का प्रयास करें। तो देखिए, ये जो प्रथा है, मतलब ये जो शाखा है, वो प्रथाओं तथा रीति रिवाजों को ही प्रमुख स्थान देती है। और इसमें ये खास कमी है कि इसके अंतर्गत जो भूतकाल है या बीता हुआ जो काल है, उसको वर्तमान काल से ज्यादा, मतलब भविष्य काल से और वर्तमान काल से ज्यादा भूतकाल को महत्व दिया जाता है। और विधि का ऐतिहासिक पक्ष विधि शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु यह विधि शास्त्र का केवल एक अकेला पक्ष नहीं हो सकता, और भी दूसरे पक्ष भी हो सकते हैं। तो ये इसकी आलोचना की जाती है इस प्रकार हिस्टोरिकल स्कूल की। अब हम बात करें प्राकृतिक विधि की, बात करें तो देखिए, नेचुरल लॉ स्कूल के अंतर्गत अगर हम बात करें प्राकृतिक विधि जो है उसके अर्थ की बात करते हैं, तो विधि क्षेत्र में ये धारणा जो है वो प्रारंभ से ही रही है। तो ये स्कूल जो है वो अति प्राचीन है, और समय अनुसार जब हम इनका डिटेल में स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि समय के अनुसार एक पीरियड में इनका जो मूल सिद्धांत जो रहे हैं वो बदलते गए हैं। और वर्तमान स्थिति में भी नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो एग्जिस्ट करता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो देखिए, विधि क्षेत्र में यह धारणा प्रारंभ से ही हो रही थी कि मानव निर्मित विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। जिनको मनुष्यों ने बनाया है, मानव ने निर्माण किया है, तो वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं कि प्रकृति के कुछ नियमों को वास्तविक जीवन में लागू कर उन्हें विधि का रूप दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विधि या नेचुरल लॉ कहते हैं। इसे कभी कभी डिवाइन लॉ या नैतिक मोरल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और ये विधि जो है वो क्या है, सार्वभौमिक विधि के रूप में मानी जाती है। इस विधि के अनुसार ईश्वर जो है वो समस्त ब्रह्मांड पर शासन करता है, और उसी के कुछ नियम उत्पन्न होते हैं जो समस्त प्राणियों पर समान रूप से लागू होते हैं, और इन्हीं को हम प्राकृतिक विधि का नाम भी देते हैं। इसके अंतर्गत अगर प्राकृतिक विधि के लक्षण जैसे देखें, तो उदाहरण के लिए ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि सभी जीवधारियों पर समान रूप से लागू होती है। ये मनुष्य के मतलब हृदय की आवाज होती है। तो इस तरह की जो
इसके लक्षण हैं उनको हम देख सकते हैं कि पूर्ण विधि जो है, निरपेक्ष न्याय, इसकी खोज। तो जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेचुरल लॉ स्कूल को देखेंगे तो इनको विस्तार से देखेंगे। अब देखिए, जैसे अब हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक विधि के विकास के बारे में बात करें, तो जब हम इनको बांटेंगे तो देखिए, यूनानी काल, ग्रीक पीरियड के बारे में, स्टोइक पीरियड देखेंगे, फिर रोमन पीरियड देखेंगे, फिर डार्क एज देखेंगे, मेडिवल पीरियड देखेंगे। उसके बाद आप देखें कि पुनर्जागरण या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में देखेंगे, जिसमें हम थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन रूसो, रिवाइवल पीरियड देखेंगे, जिसमें फुलर, स्टैमलर, जेम फिनिश इत्यादि के बारे में देखेंगे। और जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि प्राकृतिक विधि का क्या महत्व है, तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में देखेंगे, और मोतीलाल पदमवत शुगर मिल्स और उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, और भीम सिंह बराम हरियाणा राज्य के कुछ केसेस से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में भी जो प्राकृतिक विधि है वो सिद्धांत जो है अभी लागू होती है, और साथ में हम इनकी कुछ कमियां भी देखेंगे। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें तो प्राकृतिक विचारधारा को हम दार्शनिक विधि शास्त्र भी कह सकते हैं, जिसे कभी कभी हम नैतिक विधि शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, और विधि के नैतिक आधार का अध्ययन करता है, और ये कानून का निरीक्षण उसकी अच्छाई तथा नैतिकता के दृष्टिकोण से करता है। इस विचारधारा के अनुसार जो विधि है वो मनुष्य के मस्तिष्क की एक उपज है, और इसका उद्देश्य जो होता है वो मानव को पूर्ण बनाना होता है। सामान्य के अनुसार अगर हम देखें तो दार्शनिक और नैतिक विधि शास्त्र जो है उनके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, और इनसे वो संबंधित होते हैं, जैसे कानून के सिद्धांतों का ज्ञान, कानून और न्याय में संबंध, न्याय की स्थापना के तरीकों के बारे में अध्ययन करना, न्याय और कानून की विषय सामग्रियों के क्षेत्र का निर्धारण करना, और न्याय और कानून के विषय सामग्रियों के क्षेत्र का निर्धारण करना, विश्लेषणात्मक पद्धति के मूल सिद्धांतों को नैतिक महत्व प्रदान करना इत्यादि जो है ये सामान्य के अनुसार थे। जो नेचुरल लॉ है वो इनसे संबंधित होता है। अब हम संक्षेप रूप में क्रिटिसिज्म देखते हैं इसका, नेचुरल लॉ स्कूल का। तो देखिए, जो दार्शनिक विधि शास्त्र या नेचुरल लॉ जो है वो विधि के आधार और उद्देश्य का विश्लेषण करता है, परंतु ये जो सिद्धांत है वो भावनात्मक है, जो प्रयोग से अलग है। मतलब जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे लेके आए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कानून के भूत और वर्तमान पर तो मतलब ये जो है वो भूतकाल पे और वर्तमान काल पे कम ध्यान देता है, बल्कि ये भविष्य की घटनाओं पे या भविष्य से संबंधित अधिक होता है कि कानून कैसा, मतलब विधि कैसी होनी चाहिए, इस पर ज्यादा बल देता है। अब हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में, जिसे समाजशास्त्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। सामाजिक विधि शास्त्र का उदय जो है वो 19वीं शताब्दी के सदी में ही हुआ था, और मनुष्य अब क्या है कि इस स्टेज पे मनुष्य अब व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों से अपने को मुक्त करके सामाजिक अनुशासन के महत्व पर बल देने लगा था। यहाँ पे जेरेमी बेंथम ने अधिकाधिक लोगों के अधिकाधिक सुख को ही विधायन का अंतिम लक्ष्य माना था। तो विधियों का जो निर्माण है वो कैसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों का सुख जो है वो उससे प्राप्त किया जा सके। तो विधि का लक्ष्य क्या है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज द अल्टीमेट एंड ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये जेरेमी बेंथम का मानना था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब देखिए, इसके अंतर्गत सामान्य रूप से दो बातों का अध्ययन हम करते हैं कि पहली चीज तो यह है कि कानून का व्यक्तियों और उनके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है व्यक्तियों और उनके व्यवहार का कानून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली चीज में हम क्या देखते हैं कि विधि जो है उसका प्रभाव, संक्षेप रूप में हम बोले, समाज पर क्या पड़ता है, और समाज का प्रभाव जो है वो विधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसमें कानून को सामाजिक विकास का एक साधन समझा जाता है। तो लॉ इज अ मीन्स टू एन एंड। इसीलिए विधि शास्त्रियों के अनुसार इसका संबंध क्या है, नैतिक मूल्यों और आदर्शों से होता है।
सामाजिक विधि शास्त्र पर इस बात पे भी बहुत बल दिया जाता है कि जो विधि है, विधि के विकास का केंद्र बिंदु जो है वो राज्य नहीं है, मतलब राज्य नहीं है, जबकि यहाँ पे राज्य द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं वो हैं, न ही जो न्यायालय है वो निर्णय देते हैं, ना ही यहाँ पे विधि को विज्ञान ही माना जाता है। जबकि यहाँ पे ये बोला जाता है कि कानून जो है, विधि जो है, उसका वास्तविक केंद्र क्या है, यहाँ पे जो उसका मूल बिंदु है या केंद्र जो है वो है समाज। तो इस विचारधारा के अनुसार ये माना जाता है। अब देखिए, इस शाखा के अगर प्रमुख समर्थक को हम देखें तो अब ड्यूगिट हैं, इहरिंग हैं, इहरलिच हैं, डीन रास्कोपाउंड हैं, जिन्होंने डीन रास्कोपाउंड ने क्या किया था कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, थियोरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग जो है वो महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है इस संदर्भ में डीन रास्कोपाउंड का। अब यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म देखते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल का। तो देखिए, सामाजिक विधि शास्त्र विधि के कृत्यों पर तो अधिक जोर देता ही देता है, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांतों और तत्वों पर कम बल देता है। आगे चलकर विधि के कृत्यों का इतना अधिक जोर दे देना कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को बिल्कुल नगण्य समझ लिया गया था, ये इसकी बहुत बड़ी आलोचना है इस शाखा की। अब हम देखते हैं मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सिस्ट स्कूल जो है। तो ये देखिए कि मार्क्सवादी विचारधारा ऐतिहासिक विचारधारा का एक नया प्रयोग है। तो हिस्टोरिकल स्कूल जो है उसका ये नया प्रयोग माना जा सकता है कि समाज में विधि की भूमिका से प्रभावित और विश्लेषणात्मक विचारधारा की उदारवादी जो व्याख्या थी से प्रभावित होकर ये शाखा जो है वो प्रचलन में आई। और मार्क्सवादी विचारधारा 20वीं शताब्दी में प्रयोग में किया गया था और इसकी व्याख्या की गई थी और इसमें सुधार की बात जो है वो भी की गई थी। इस विचारधारा के अनुसार यह माना जाता है कि विधि कुछ लोगों का आदेश है। अब इसकी जो आलोचना है वो इस आधार पे होती है कि इसका जो स्पष्ट अध्ययन है वो कहीं आपको प्राप्त नहीं होगा और ये विचारधारा आर्थिक स्थिति और मूल्यों की बात ही करता है और ये ज्यादा विधि को महत्व नहीं देता है ये जो स्कूल है, और आर्थिक ताकतों पर जो है विशेष महत्व दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एक अंतिम रियलिस्टिक स्कूल यथार्थवादी विचारधारा के बारे में। तो देखिए, यथार्थवादी विचारधारा की व्याख्या को दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला तो है अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल और दूसरा है स्कैंडिनेवियन यथार्थवादी या फिर रियलिस्टिक स्कूल। तो 20वीं शताब्दी में ये विचारधारा जो है वो प्रकाश में आई थी और ये विधि को निर्जीव वस्तु के तुल्य मानते हैं और वैज्ञानिक विश्लेषण जो है उनको स्वीकार किया जाता है। और इसकी जो आलोचना है वो इस आधार पे की जाती है कि इस विचारधारा द्वारा विधि और नैतिकता में संबंध का निर्वचन जो ये करते हैं इस स्कूल को मानने वाले, तो उसका जो निर्वचन किया जाता है किसके किसके संबंध में, विधि और नैतिकता, लॉ एंड मोरालिटी का जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है वो संदिग्ध है। तो इस आधार पे जो यथार्थवादी विचारधारा है जिसको दो दृष्टिकोणों से हम समझ सकते हैं, अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा और स्कैंडिनेवियन यथार्थवादी विचारधारा, तो ये जो इनका जो निर्वचन किया जाता है विधि और नैतिकता के बीच के संबंध का, ये संदिग्ध रूप से है। तो इस आधार पे इस स्कूल की जो है आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखने का प्रयास हमने किया। एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल और रियलिस्टिक स्कूल। तो आशा करता हूं कि ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाली क्लास में हम इन स्कूल्स का डिटेल स्टडी करेंगे जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनके जो ज्यूरिस्ट हैं इन स्कूल्स के, वो विधि और ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस प्रकार परिभाषित करते हैं और उनके दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो विधिक प्रत्यय हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।